हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपकी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसका 27वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या बतानी है आपको। 19, 28, 39, 52, 67, 84 और 102, इसमें गलत कौन सा है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो 19 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, तो 9 का। फिर 28 से 39 11 का, 39 से 52 13 का, और फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ 17, फिर यहाँ पे 19 का होना चाहिए था। ठीक है, तो 9 11 13 15 17 19 यानी विषम संख्या जोड़ी जा रही है। तो जब 84 में जब 19 जोड़ेंगे कितना आएगा, 103 आएगा। आया कितना है, 102 आया है। इसका मतलब भिन्न कौन सा हो जाएगा, यानी गलत कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका 102। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से खरीदी और उनमें से 1/3 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से बेच दी, और उसके अलावा उसकी आधी 5 रुपये प्रति कॉपी दर से तथा बाकी को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या था। बाकी का मेरा मतलब बाकी को उनके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो मेरा लाभ परसेंटेज कितना था, यानी मुझे कितने का लाभ हुआ। देखिए देखिए उस आपको बोला कि 120 कॉपी खरीद रही है, कितने के हिसाब से, 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से। तो 120 कॉपी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 गुणा 3 यानी कि 360 रुपये, यानी इतना रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्लियर, 120 कॉपी 3 के हिसाब से खरीदी, 360 रुपये खरीदी होंगी। ठीक है, यानी इतने रुपये खरीदी, क्रय मूल्य कितना होगा, 360 रुपये। कॉपी कितनी टोटल, 120 है। अब वो कह रहा है कि 1/3 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से बेची। 1/3 कितना हुआ, 120 का, सॉरी 120 का 1/3 कितना होगा, 1/3 यानी कि 40, यानी कि 40 कॉपी किस रेट में बेची है, तो 4 रुपये प्रति कॉपी दर से, यानी कि गुणा कर देंगे 4 का, यानी 160 रुपये की बेच दी। 40 कॉपी कितनी की बेची, 160 रुपये की। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी आधी 5 रुपये प्रति कॉपी दर से। आधी मतलब 120 की आधी, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। 60 किस रेट में बेची, तो 5 रुपये प्रति कॉपी दर से, यानी कि 6 पंजे 3 30, यानी कि 300 रुपये की उसने आधी बेच दी। तो बची कितनी, बाकी को उनके क्रय मूल्य पर बेचा, तो बची कितनी, तो देखिए 40 यहाँ बेची, 60 यहाँ बेची, कितनी बेची थी, 100 बेची थी। टोटल कितनी थी, 120 थी, तो बची कितनी, तो 120 में 100 हटा देंगे, कितना बचेगा, 20। 20 को किस में बेचा, तो उसके क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 3 रुपये प्रति कॉपी दर से खरीदी थी, तो 20 को 3 के हिसाब से बेच दिया, कितने का बेच दिया, 20 दिया 60 रुपये का। तो जरा ये बताइए कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो कुल विक्रय मूल्य देखिए, 160 प्लस 300, 460 प्लस 60 यानी कि 520, यानी कि कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 520 रुपये, यानी सभी विक्रय मूल्य हैं, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 520 रुपये। क्रय मूल्य कितना था, 360 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 520, क्रय मूल्य कितना है 360, घटा दें कितना आ जाएगा आपका, तो ये 400 120 यानी कि 160, कितना है 160। ठीक है, यानी 160 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे परसेंटेज लाभ पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे लाभ हुआ 160 का, क्रय मूल्य कितना था, तो 360, क्रय मूल्य कितना था, 360 रुपये था, गुणा कर दीजिए 100 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 9 बार। आपको पता है कि 4/9 गुणा 100 कितना होता है, तो आपको 1/9 की फ्रैक्शन पता होगा, 11 सही 1/9 होता है। जब इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यानी 44 सही 4/9 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो आपको पता है भारत में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। पहले आपातकाल के बारे में समझते हैं, फिर आपका वित्तीय आपातकाल समझते हैं। ठीक है, भारत में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। एक तो राष्ट्रपति शासन है,
ठीक है। राष्ट्रपति शासन, एक आपका राष्ट्रीय आपात है, और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। ठीक है। बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो ये कौन से आर्टिकल में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका 356 में, और राष्ट्रीय आपात करें 352 में, ये पड़ता है 360 में। अच्छे 360। आपातकाल की बात करें तो ये कौन से भाग में? संविधान के भाग नंबर 18 में है। ठीक है। आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध लिए गए हैं। ठीक है। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जर्मनी का संविधान है, उसका नाम क्या है? उसको उसको बोला जाता है बीमर संविधान। जर्मनी संविधान का नाम क्या है? तो बीमर संविधान है। बात करें कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में? तो वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आपसे वित्तीय आपातकाल के काल के बारे में आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? तो भारत में अब तक ये एक भी बार नहीं लगा है। भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, एक बार भी नहीं लगा है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 दे रखा है, देखिए यहाँ पे। तो अनुच्छेद 32 के बारे में आपको पता ही हो, इसको क्या कहते हैं? इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। लेकिन यहाँ पे संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो देखिए, संविधान की आत्मा कहा जाता है भाग जो है आपका प्रस्तावना जो है, उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा है संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं? तो प्रस्तावना को। और आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग ही आंसर है। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कौन क्या जारी करते हैं? तो रिट जारी करते हैं। कितने पारी रिट होती है? तो 5 पारी रिट होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका असम है, इसके पास एनआरसी। ठीक है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये किसके पास है? ये आपका असम के पास। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 550 रुपये पर 30% के एकल बट्टे और 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों के बीच में कितने का अंतर होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 20% और 10% का जो दो क्रमिक बट्टे होंगे वो एकल बट्टे के रूप में कितने के बराबर होंगे? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है। बट्टे की कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 20, y की वैल्यू कितनी है? 10, माइनस के 20 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 और 20 30, माइनस के 2 एकम 2, यानी कि 20 माइनस 2 यानी कि 28%। तो 20% और 10% का एकल बट्टा किसके बराबर होगा? तो 28% के बराबर होगा। अब आपसे कहना है कि 30% का बट्टा दिया जाए या फिर ये दो दो क्रमिक बट्टे दिए जाए जो कि किसके बराबर होंगे? 28% के बराबर। तो इनका अंतर कितना होगा? तो एक बट्टा आपको पता है 30% का दे रहा है, एक बट्टा दे रहा है 28% का, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2% का। और 2% की वैल्यू एक्चुअल में कितने के बराबर होगी? तो 550 पे दिया जा रहा है, तो 550 का 2% बता दीजिए कितना होगा? 0 से 0 खत्म, 2 से 5, 5 से कटेगा 11 बार। ठीक है। यानी कितने रुपए के बराबर होगा? तो 11 रुपए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, और इस प्रैक्टिस सेट जो सीरीज चल रही है, यदि आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है। तो गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन होती है। ठीक है। मीथेन किस किस में होती है? तो वो भी नोट कर लीजिए। जैसे मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस ही पाई जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? मार्स। उसको मंगल ग्रह को मार्स मार्स भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जो धान के खेत होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें मीथेन गैस ही होती है। तीसरा, आपका जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करने में उसमें कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन बनती है। उसके अलावा जो कोयले की खदानें होती हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक है।
और देखिए आपने सीएनजी सिलेंडर का नाम सुना होगा। सीएनजी जो गैस होती है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें भी आपकी मीथेन गैस ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मीथेन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, CH4। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? जिस पर कर लगाया जा रहा है उसी को उसका भुगतान करना है, वो किसी और पे उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका आयकर, यदि आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो आपको ही देना है, आप उसका बाहर किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? उसकी आपकी आय पर। किस पर पड़ता है? आपकी आय पर पड़ता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर का कौन कौन सा होते हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ आयकर, आयकर हो रहा है, और आपका जो उपहार कर होता है, गिफ्ट पर जो टैक्स लगता है वो उपहार कर, ये सब किसमें आते हैं? आपके प्रत्यक्ष कर में ही आते हैं, ठीक है। संपत्ति कर भी आपका प्रत्यक्ष कर ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के मध्य बिंदु M और N है, MN निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? एक कोई त्रिभुज दे रखा, मान लीजिए PQR है, ठीक है। PQ और R, बोला कि PQ का मध्य बिंदु कौन है? PQ का मध्य बिंदु है M, और PR का मध्य बिंदु क्या है? N, ठीक है। PQ का मध्य बिंदु M और PR का मध्य बिंदु क्या है? N। तो MN किसके बराबर होगा? यानी ये वाली जो रेखा है, ये रेखा किसके बराबर होगी? तो देखिए, जब हम किसी त्रिभुज में क्या करते हैं, दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो जो रेखा होती है, यानी ये जो रेखा होती है, यानी जो रेखा MN होती है, वो इस तीसरी रेखा के क्या होती है? समांतर होती है, और इस रेखा के आधे के बराबर होती है, यानी 1/2 QR के बराबर होगी, और समांतर भी होगी। MN जो समांतर होगा वो किसके होगा? QR के समांतर भी होगी, और इसके क्या होगी? इसके आधे के बराबर होगी। यदि 4 होगी तो ये 2 होगी, यदि 2 होगी तो ये 1 होगी, ठीक है। तो MN किसके बराबर होगी? 1/2 QR के। ऑप्शन नंबर 2। दीपाधार का संबंध भीतरी छत से है, तो फल का संबंध किससे हुआ? दीपाधार क्या होता है? घरों में सजावट का सामान होता है दीपाधार, ठीक है, जो कहाँ लगता है? घर के अंदर जो भीतरी दीवार होती है, भीतरी छत जो होती है, उस पर लटकाया जाता है। तो फल किस पर लटकते हैं? तो फल लटकते हैं आपकी शाखाओं पर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो ध्वनि का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। तो ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर 4। कार का ड्राइवर से संबंध है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? कार को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। और हवाई जहाज को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? पायलट। क्या बोलते हैं? पायलट। ऑप्शन नंबर 3। कैप्टन किसको बोलते हैं? जहाज को चलाने वाले को, जो पानी वाला जहाज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। क्वेश्चन है अगला, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा आप, वैसे तो जो मैंने अपनी इकाई अंक वाली वीडियो बनाकर डाली है उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपने वो छोटी सी वीडियो देखी होगी तो ये आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैंने उसमें कुछ पॉइंट बताए थे। जैसे पहला पॉइंट बताया था कि सम संख्या की पावर कुछ भी हो, सम संख्या की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? सम ही आएगा। एक की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और 5 की पावर भी कुछ भी हो, इकाई का अंक हमारा हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। और मैंने पॉइंट क्या बताए थे उसमें कि यदि हम सम संख्या का गुणा 5 से करें तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा? 0। यदि हम सम संख्या का गुणा सम संख्या से करें तो हमेशा सम संख्या ही इकाई का अंक आएगा, और विषम का गुणा विषम में करें तो इकाई का अंक हमेशा विषम ही आएगा, ठीक है। फिलहाल इस वाले जो क्वेश्चन में आपको कौन सा लॉजिक लग रहा है? देखिए, 4 है, 4 की पावर कुछ भी होगी, 4 की पावर जो भी दे रखी है कुछ भी हो, मतलब इकाई का हमेशा सम संख्या आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। जब हम सम संख्या गुणा 5 में करेंगे, इकाई का हमेशा कितना आएगा? 0। सम संख्या गुणा हम 5 में करेंगे, इकाई का कितना आएगा? 0। अब 1 की पावर यहाँ कुछ भी रही हो, ठीक है, 1 ही आएगा, और 1 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा इकाई का अंक, ठीक।
अब यहाँ पे आप 4 का भाग करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ से 4 की पावर कुछ भी होगी, इकाई का हमेशा सम संख्या आएगा और सम संख्या गुणा हम 5 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 0 गुणा किसी में भी कर लीजिए, इकाई अंक 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हम लघु तरंगे प्रसारणों को दीर्घ तरंगे प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि लघु तरंग की जो ऊर्जा होती है वो दीर्घ तरंग से अधिक होती है, इसलिए हम लघु तरंग के प्रसारणों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ठीक है, ये कारण होता है। ऑप्शन देखिए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, एकदम बात सही है। ठीक है, क्योंकि जो लघु तरंगें होती है उसमें क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है, जिस वजह से हम उनको अच्छी तरीके से सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा? सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? देखिए, सब में एम दे रखा है, पहले यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, ये तो पहले नंबर पर आ जाएगा। हमें चाहिए कौन सा? चौथे वाला चाहिए। देखिए यहाँ पे सब में ई है, अब देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ आर है, यहाँ पे भी आर है, फिर आर के बाद में यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ पे क्या है? आर है। आई से देखिए पहले नंबर पे तो ये आ गया, दूसरे तीसरे नंबर पे इनमें से कोई एक होगा, चौथे नंबर पे कौन सा होगा? आर वाला। तो चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब इनको क्रम से लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो फिर इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए चौथा वाला जो कि आपका ये वाला आएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, इनको कहा जाता है। देखिए, जब पर्वत से, मान लीजिए पर्वत से क्या है, नदी निकलती है, तो चूंकि ऊंचाई से निकलती है तो उसका प्रवाह तेज होता है, तो ये अपने साथ साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है, और जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो यहाँ पे इसका बहाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो मिट्टी यहाँ से लेके आई थी अपने साथ में, यहाँ पे छोड़ती रहती है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या आता है, जब और पानी होता है तो यहाँ पे गाद जम जाती है ना, गाद यानी मिट्टी जम जाती है, तो ऊंची ऊंची मिट्टी जमने से क्या होता है, फिर पानी इसके ऊपर से निकल पाता है, फिर साइड में से निकलने लगता है इस तरीके से ना। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है ना, इसको बोलते हैं वितरिका। वितरिका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वितरिका। ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी? मान लीजिए संख्या आपकी x है, x का 1/9 x के 1/10 से कितना अधिक है? 1/10 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो x/9 बराबर x/10 बराबर, सॉरी x/9 माइनस के x/10 बराबर 4। ठीक है, यानी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। इस तरीके से समीकरण बन जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका x/9, ये हो जाएगा x/10 बराबर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 का गुणा x में करेंगे 10x हो जाएगा, और 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, बटे में इन दोनों का गुणनफल यानी कि 9 ढाई 90। ठीक है, बराबर किसके होगा? 4 के। 10 में से 9 गए तो एक एक्स बचेगा, बटे में 90 बराबर 4। तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 9 गुणा 90 गुणा 4 यानी कि 360। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए, ए जी एम, आगे क्या आएगा? ए का नंबर 1 होता है, जी का 7 होता है, एम का 13 होता है। कितने कितने का गैप है? एक से 7 तक 6 का, 7 से 13 तक 6 का, यानी 6 का गैप है। आगे वाली संख्या में 6 का गैप होगा, तो 13 और 6 कितना होता है? 19। 19 नंबर किसका होता है? एस का। ठीक है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। इसको चेक करिए, डी और जे का कितने गैप है? तो 6 का ही है। जे से पी के बीच में भी 6 का ही गैप है, तो पी का नंबर होता है 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 नंबर किसका होता है? बी का। तो आगे कौन सी संख्या आएगी? तो एस बी आ जाएगी। इसको देखिए, बी, बी में 2 जोड़ेंगे डी, डी में 2 जोड़ेंगे एफ, एफ में 2 जोड़ेंगे तो एच, एच में 2 जोड़ेंगे तो जे, फिर एल, एल के बाद 2 जोड़ेंगे तो एन। तो शुरू में क्या आएगा? शुरू में आएगा एन, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। एक्स में से कितने घटाएंगे? 3। एक्स का नंबर 24, यू का नंबर 21, यानी 3 घटाए गए, फिर कितने घटाए गए? फिर 3 घटाए गए, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। आई में से 3 घटाएंगे, यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। 6 नंबर किसका होता है? एफ का। एन और एफ, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? फिरोज तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर बहलूल लोदी। तो देखिए बहमनी समाज की स्थापना करी किसने थी? तो की थी हसन गंगू। हसन गंगू ने की थी कब? 1342 ईस्वी में। ठीक है, हसन गंगू ने कब की थी? 1342 ईस्वी में। हसन गंगू का असली नाम क्या था? तो हसन गंगू का असली नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, ये इसका असली नाम था, लेकिन ज़्यादा चर्चित नाम क्या है? हसन गंगू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1342 में। उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मूर्ख शासक भी कहा जाता है। ठीक है, शासक भी कहा जाता है। और ठीक है, इसने अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट करी थी। दौलताबाद में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? हिंदू, सिख, ईसाई या फिर जैन? सबसे ज्यादा साक्षर लोग किस धर्म के हैं? तो जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा साक्षर हैं। कितने परसेंट साक्षरता जैन धर्म में? 94.9%। ठीक है, सबसे ज्यादा जैन है, फिर किसका नाम आता है? ईसाई, फिर सिख और फिर हिंदू। सबसे कम किसमें? सबसे कम है आपके मुस्लिम में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता किस धर्म में है? तो मुस्लिम धर्म में सबसे कम साक्षरता है। अच्छा, बात करें 2011 के अनुसार कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस धर्म में है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस धर्म में है? तो ये धर्म है ईसाई। ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कितना है? 1023। अच्छा, ये लिंगानुपात हो गया, ये आपका साक्षरता होगी। ठीक है, 10 की वृद्धि की बात करें तो 10 की यानी सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि किस धर्म में हुई है? जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि किस धर्म में हुई है? सबसे 10 की वृद्धि हुई है आपकी मुस्लिम में। ठीक है, मुस्लिम में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई है। और ठीक है, ये तो हो गया आपका लिंगानुपात और साक्षरता हो गया, 10 की वृद्धि हो गई। और आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो ईसाई हैं वो किस राज्य में रहते हैं? तो ईसाई सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अच्छा, स्टेट का नाम पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ईसाई कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ईसाई आपके नागालैंड में। सबसे ज़्यादा बौद्ध भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बौद्ध है आपके सिक्किम में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2011 में जो जनगणना हुई है धर्माधारित, तो पहली जनगणना थी। 2011 की जनगणना धर्माधारित पहली जनगणना थी जो धर्म के आधार पर की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है तथा उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना है? 40 है। तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, जब आपको दर पूछी हो और साधारण ब्याज दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, आपको मूलधन ना दे रखा हो, तो डायरेक्ट दर कैसे निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला लिखिएगा। अंतर यानी डिफरेंस बराबर CI इंटू R/200। CI इंटू R/200। यहाँ पे कितना है आपका? यहाँ पे ऐसा ही आएगा। ठीक है, अंतर बराबर SI इंटू R/200। अंतर कितना है? तो CI और SI का अंतर कितना है? तो 40.80 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 0.80। SI कितना है यानी साधारण ब्याज कितना है? तो 40 और गुणा R हमें निकालना है, बटे में कितना है? 200। ठीक है, डिफरेंस बराबर SI इंटू R/200। अब देखिए, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा? 100 और 100 से ये बार 2 जीरो खत्म। ठीक है, 40 से कटेगा आपका ये 80 दो बार, और 2 गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 4। यानी R बराबर कितना आ गया? तो R बराबर आ गया 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनना है। ठीक है, लीव, स्टीमर, करेज या फिर मिसल्स। देखिए, स्टीमर में और मिसल्स में और करेज में कितने लेटर हैं? तो इसमें लेटर हैं सब में 7-7। 1 2 3 4 5 6 7।
2 4 6 7 2 4 6 7 इन सब में 7 लेटर हैं। इसमें कितने हैं? तो इसमें है 5। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। गेंदा, कमल, ट्यूलिप और गुलाब, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? इसमें भिन्न हो जाएगा आपका ट्यूलिप। देखिए ये सब क्या है? आपके फूल है और ये आपका पौधे में शामिल होता है। किसमें आता है? पौधे में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भेद, बिखराव, पृथक्करण या फिर वर्गीकरण। बिखराव का मतलब भी फैलाना ही होता है, वर्गीकरण का मतलब भी होता है, पृथक करना का मतलब भी अलग करना होता है। भेद क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि के परसेंटेज बताइए। देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 के विक्रय मूल्य के, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य 8 गुणा क्रय मूल्य का मतलब सीपी बराबर 9 गुणा विक्रय का मूल्य का मतलब एसपी यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सीपी अपन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? एसपी इधर आ जाएगा, 9 इधर बचा और बट्टे में इधर वाला 8 चला जाएगा। यानी क्रय मूल्य 9 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 8 है। यानी 9 वाली चीज़ 8 में बेची जा रही है। कितने की हानि हो रही है? माइनस के 1 की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? तो 1 की हानि क्रय मूल्य पर यानी कि 9 पर गुणा कर दीजिए 100 का। परसेंटेज में चाहिए तो, और 1/9 किसके बराबर होता है? 11 से 1/9 परसेंटेज के बराबर होता है। यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है? 11 से 1/9% की हानि हो रही है। ठीक है, माइनस का चिन्ह यही दर्शाता है हानि को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, चोल काल में नगर की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं? चोल काल में नगर की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं? नाटू, नगरतार, मंडलम या फिर नगरम। तो स्थानीय सभा को कहा जाता था मंडलम। ठीक है, चोल काल में स्थानीय सभा को क्या कहते थे? स्थानीय सभा को कहते थे मंडलम। बात करें चोल काल की, कि चोल काल की जो स्थापना की थी वो संस्थापक कौन था? तो चोल काल का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, विजयालय चोल काल का, चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, मंडलम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक या मृतजीवी है? मृतजीवी जो मरे हुए जीवों पर जीवित रहते हैं। अपघटक कौन से इनमें से? जीवाणु, कवक या फिर विषाणु। तो देखिए जीवाणु भी आता है अपघटक के अंतर्गत और कवक भी आता है। विषाणु आपका नहीं आता, वायरस नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सही। ठीक है, जीवाणु और आपका कवक। नेक्स्ट देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, परिणाम में ठीक 2 चेतावनी की प्रायिकता क्या है? कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना आपकी 3 है। हमें चाहिए कितनी? 2 चाहिए, तो कितना जाएगा? 2/3, जो कि आपका ऑप्शन में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर कम्मा रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले टोटल गिन लीजिए कितने अक्षर हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लेटर है। तो देखिए इसमें कहीं भी बी नहीं आया। ठीक है, तो बी तो इसमें आएगा नहीं। फिर तो क्या चीज़ बन सकती है? इसमें 15 लेटर हैं, तो कुल मिला के या तो 5-5 के 3 जोड़े बनाइए या फिर 3-3 के बना सकते हो आप। तो इसमें एडजस्ट करके देखिए। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? सब में डी आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? आपका डी ही आएगा, ADC। ठीक है, यदि हम यहाँ पे भी डी लिख दें तो हमारी सीरीज क्या बन रही है? ADC। ठीक है, ADC फिर ADC और ADC, ये आपकी सीरीज बन जाएगी 3-3 की। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो पहले क्या आएगा? DDA ACC, DDA ACC, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। उत्तर दिशा में कितना जाता है? 40 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में चलता है 40 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बोला है कि फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से पहुँच जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 40।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये 5 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 + 5 यानी कि 45। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ आगे क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, देखिए प्रारंभिक स्थान यहाँ से यहाँ तक 40 था, फिर इधर गया था 4, फिर इधर गया था 5 और फिर यहाँ से गया था 4। पूछा था यहाँ से और यहाँ से तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये स्थान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 40 + 5 यानी कि 45 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, जिसको आप कैब से याद कर सकते हो। ठीक है, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और पी से पैथिक लॉरेंस। ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व क्या था, लॉरेंस ने। ठीक है, पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर 3। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कब आया था, 1946 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यूरेमिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यूरेमिया में किस में होता है, फेफड़ा, किडनी, लीवर या फिर हृदय। तो यूरेमिया में क्या होता है कि जो किडनी होती है उसमें क्या होता है, उसके जो उसमें जो ब्लड में क्या होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, किडनी द्वारा ब्लड फिल्टर किया जाता है। जब फिल्टर ढंग से नहीं कर पाती किडनी तो उसको बोलते हैं यूरेमिया रोग। तो यूरेमिया रोग कौन सा प्रभावित होता है, तो किडनी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किडनी की बात करें, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में कुल 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था। अवैध वोटों का परसेंटेज बताइए कितना है। कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट थे 5 लाख, उम्मीदवारों को कितने मिले, 2,55,000, जो कुल वैध मतों का कितना था, 60% थे। तो मान लीजिए वैध मत हमारे कितने थे, एक्स थे, तो एक्स का 60% कितना होगा, एक्स का 60% 2,55,000 के बराबर होगा, क्योंकि जो 2,55,000 है वो कुल वैध मतों का कितना है, 60% है। कुल वैध मत हमने एक्स मान लिए, एक्स का 60% कितना हो जाएगा, 2,55,000। इसको सॉल्व करिए, तो 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा आपका 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, 42,500 में जब गुणा करेंगे 100 का, तो देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 3 बजे 6 पंजे 30 और यहाँ पे 1 0 आएगा। ठीक है, अब x का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 5 में 3 0 यानी 4,25,000। यानी आपके कुल वैध मत कितने हैं, 4,25,000। तो अवैध मत कितने बचे, कुल वोट 5 लाख थे, अवैध कितने हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे आपके 5 लाख में से कितने हटा दीजिए, 4,25,000 हटा दीजिए, कितना बचेगा, 75,000। ठीक है, 75,000 वोट आपके क्या है, अवैध है। कितने परसेंट हुए, तो कुल वोट थे आपके, कुल वोट थे आपके 5 लाख, 5 लाख का 75,000 कितना परसेंट बनेगा, गुणा कर दीजिए 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से कटेगा 15, कितना परसेंट हो जाएगा, तो 15% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनमें पी तथा टी बहनें हैं। देखिए पी और टी क्या है, बहनें। आपको पता है कि जो स्त्रीलिंग है उसको माइनस से दर्शाते हैं और एक ही पीढ़ी का संबंध एक डंडे से दर्शाया जाता है। ठीक है, यू टी का भाई है, यू कौन है, यू टी का भाई है, टी का भाई है तो पी का भी भाई होगा क्योंकि बहनें हैं। आगे देखिए, आर कौन है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है। पी की चाची कौन होगी, पी का कोई पिता होगा, उसका कोई भाई होगा और उसकी पत्नी, है ना, भाई की पत्नी। देखिए पी की चाची कौन होगी, पिता का भाई की पत्नी चाची होगी, की इकलौती बेटी कौन है, तो इकलौती बेटी है आर।
आर क्या है, इकलौती बेटी है, ठीक है। यानी कुल मिला के पी की कौन है, पी की चचेरी बहन है, पी की चचेरी बहन हुई ना आर, क्योंकि आर क्या है, पी की चाची की इकलौती बेटी, चाची की इकलौती बेटी कौन होगी, चचेरी बहन होगी। अब आर क्या है, चचेरी बहन है किसकी, पी की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू और आर का क्या संबंध है, तो देखिए पी की चचेरी बहन है आर, तो पी का भाई कौन है, यू है, तो आर का यू कौन लगेगा, देखिए पी लगेगी, क्योंकि पी लगेगी आर की चचेरी बहन, और यू कौन लगेगा, क्योंकि इसका भाई है, तो ये कौन लगेगा, चचेरा भाई, कौन लगेगा, चचेरा भाई, ठीक है। यानी यू आर, आर की माँ हो गई, ये आर के पिता हो गए, पिता का भाई चाचा या ताऊ होगा, और चाचा ताऊ का लड़का, ये पी की लड़की, पी कौन है, इसकी लड़की है, और क्यू भी क्या है, इसी का लड़का है, तो चाचा या ताऊ का लड़का कौन होगा, चचेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक गणितीय ऑपरेटर एक्स का अर्थ ए है और प्लस का अर्थ आर, सॉरी गुणा का अर्थ ए है और प्लस का अर्थ आर है, भाग का अर्थ ई है और माइनस का अर्थ बी है, तो का मान, तो इसका मान क्या होगा। देखिए इसके साइन चेंज कर लेते हैं पहले। आपको दे रखा है 24, फिर दे रखा है बी, बी का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ बी है, तो ये माइनस आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा आपका, ई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ है भाग का अर्थ ई है, यहाँ भाग आ जाएगा, ठीक है। फिर 2, फिर दे रखा है आपको ए, ई का मतलब क्या है, गुणा, फिर 9 है, फिर आर है, आर का मतलब क्या है, आर किसके लिए है, तो आर है प्लस के लिए, फिर क्या है 17, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नियम क्या है, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर किसको, घटाओ को। तो भाग करते हैं, 6 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 3, 24 माइनस के 3 गुणा 9 प्लस के 17। अब नंबर आएगा गुणा का, तो 24, 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27, तो माइनस के 27 प्लस के 17। अब जोड़ करिए, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 24 प्लस 17 कितना होता है, 41। अब नंबर किसका, माइनस का, तो 41 में 27 घटा दीजिए, कितना आएगा, 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव प्रथम या फिर माधवराव। तो मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन था, प्रथम तो आपको बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। द्वितीय किसको माना जाता है, दूसरा माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4 के अनुपात 5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी भुजा के सामने कौन सबसे बड़ा, छोटी भुजा के सामने कौन सबसे छोटा होता है। अब देखिए भुजा के अनुपात दे रखे हैं 3 4 और 5, 3 4 5 से आपको क्या याद आ रहा है कि ये क्या होगा, एक आपका समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यदि ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा 5, सबसे बड़ी भुजा के सामने कौन कितना होगा, सबसे बड़ा, जो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, तो इसका सबसे बड़ा कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का, जबकि ये और ये क्या होंगे, 30 या 60 के होंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 90 अंश का। ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी, सहारा, कलाहारी या फिर थार। तो सबसे बड़े की बात हो रही है, सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा, जो किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। थार कहाँ पर है, थार अपना भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में, अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, भारत में। गोबी कहाँ पर है, गोबी मंगोलिया में है, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, और कलाहारी कहाँ है, बोत्सवाना, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप का ही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है। यानी 2 विषम संख्याएं आपको लगातार देखनी है, तो देखिए एक तो आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, और देखिए और कौन सी आई है, 2 लगातार विषम संख्याएं, तो कोई नहीं है,
तो 1 2 3 कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑप्शन नंबर 1। एक धनराशि को 3 मित्रों ABC में 2:5:7 के अनुपात में बाँटा गया है। यदि A तथा B को मिली राशि का अंतर कितना है? 3000 रुपये है। तो C का हिस्सा कितना है? C का हिस्सा है कितना? तो C का हिस्सा है 7। देखिए 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है? 7 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है, जो कि है 7 है। देखिए ये तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, वो देखिए। जैसा अनुपातिक योग इनका कितना दे रखा है? 2, 5 और 7, यानी 2 और 5 7, 7 7 14। ठीक है। और यदि ए और बी का अंतर कितना है? 3000। ए की राशि कितनी है? 2, बी की राशि कितनी है? 5। 2 3 5 का अंतर कितना आ जाएगा? 3। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। ठीक है। पूछा क्या था? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7000। 1 की वैल्यू 1000 है, तो 7 की वैल्यू 7000। इस तरीके से इसको निकालना होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में से किस में प्रश्न आकृति छिपी है? यानी ये आकृति आपको किसमें छिपी हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दे रही हुई कहीं भी, इसमें भी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए ये आपको आकृति इसमें छिपी हुई दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मैंने आपको बताया भी था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। जो किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर है? किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि भारत में। माजुली द्वीप कहाँ पर है? भारत के असम राज्य में। असम राज्य के असम का पड़ता है, अपने भारत में ही पड़ता है। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका असम का। असम का नहीं, दुनिया का ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। नदी पूछ सकता है आपसे, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। देश पूछ सकता है तो अपना भारत में। और राज्य कौन सा है? असम। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन युद्ध के पश्चात किया गया था? किस युद्ध के पश्चात किया गया था? देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन जो किया गया था 1962 में किया गया था। और 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ सकता है। ITBP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। यदि एक घन के प्रत्येक क्षणों को 20% बढ़ाया जाता है तो सतह के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो आपको पता है घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। घन की प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक सिरे पर 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी? तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस के स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 20। 20 दूनी 40। 40 प्लस 20 का वर्ग कितना होता है? 400 बटे में 100। कितना आ गया आपका? 44%। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक। जैसे आपने दो क्रमांक वृद्धि निकालते हैं उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। 20 प्लस 20 इंटू 20 गुणा 20 बटे 100 कितना आएगा? 44। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन नंबर जो भी इसका सही हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, सुगम्य भारत अभियान का संबंध किससे है? सुगम्य का मतलब किससे होता है? तो ये होता है आपका विकलांगों से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। सुगम्य भारत अभियान का संबंध किससे होता है? विकलांगों से। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, पहला लिखित गणतांत्रिक संविधान किस देश का है? पहला लिखित की बात हो रही है। पहला लिखित किस देश का है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्वीडन। पहला लिखित कहाँ का है? पहला लिखित है अमेरिका का। ठीक है। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा और लिखित। सबसे बड़ा और लिखित किस देश का है? तो वो अपने भारत का है। ठीक है। सबसे पहले कहाँ का लिखा गया था? अमेरिका का। और सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 है और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 47 243 है तो x का मान किसके बराबर होगा? 3 पावर x माइनस के बाई बराबर क्या है? 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो जब हम आधार की तुलना करेंगे तो घात बराबर बराबर हो जाएगी, यानी कि x माइनस के बाई बराबर कितना जाएगा? 3 के। ठीक है। इधर देखिए 3 की पावर किसके बराबर? x प्लस बाई के बराबर किसके है? ये
3 की पावर एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 243 के बराबर। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। यहाँ से आपको एक्स प्लस वाई के बराबर कितना मिल जाएगा तुलना करने पर? 5। ठीक है, दो समीकरण आपको मिल गए, एक्स माइनस वाई बराबर 3 और एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स माइनस के वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 5। पूछा गया है एक्स की वैल्यू पूछिए। पहली वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। एक्स बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 5 8, 8 का आधा कितना जाएगा? 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। कथन है अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। इसके पीछे निष्कर्ष क्या निकल सकता है? कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रह सकता, ये तो नहीं निकल सकता। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ये बात गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है, ना ही निष्कर्ष आपका 2 निकलता है। अगला देखिए कथन निष्कर्ष। दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ये बात तो नहीं है, असंभव तो नहीं है बिल्कुल भी। मानवीय श्रम मशीनों को तुलना में अधिक उत्पादक है, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। तो मानवीय श्रम उत्पादक नहीं है, मशीन में ज्यादा उत्पादक है, तो ये भी आपका क्या है? नहीं निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3। कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, यदि आप बेसिक तरीके से निकालोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। यदि आप इसमें कोई वैल्यू वैल्यू मान के को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर उसका फिर दोबारा वर्क करना पड़ेगा, तब आपको ये सब निकलेगा। तो यदि आप इसमें मान लेते हैं कि एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बराबर 17 का हो सकता है, तो यदि आप एक्स बराबर 2 मान लें और वाई बराबर क्या मान लें? 1। एक्स पावर 2 मानेंगे तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। वाई पावर 4 है, यानी कि 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये तो 17 बनना है, लेकिन ये इधर चेक करिए, एक्स पावर 2 रखेंगे और वाई बराबर 1 रखेंगे, यहाँ कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तो है कितना? 1। आप इसमें फिर दोबारा संशोधन कर सकते हो। कैसे? यदि हम इसमें एक्स बराबर 2 रखते हैं और वाई बराबर कितना रखते हैं? माइनस के 1। कितना? माइनस का 1। तो माइनस का 1 रखने से वाई की पावर 4 तो 1 ही रह बनेगा, यानी 17 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 में से 1 हटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया। पूछा क्या था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का वर्ग कर दीजिए। वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, तो माइनस 1 का वर्ग कर दीजिए। माइनस 2 गुणा 2 गुणा माइनस का 1। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। माइनस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर कितना है? प्लस। 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है डिस्टेंस को किस तरीके से लिखा जाता है, तो प्रेजेंट को किस तरीके से लिखा जाए। ये डी से ई कैसे बना है? प्लस का 1 करके। आई से ए कैसे बना है? प्लस के 2 करके, यानी पहले प्लस का 1 है, फिर प्लस का 2 है, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, इस तरीके से बढ़ा हुआ है। पी के आगे क्या आएगा? +1, यानी पी के बाद क्या आता है? क्यू, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा एक द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है? द्रविड़ शैली का पूछा है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर या फिर खजुराहो मंदिर। तो देखिए, द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर एक सर्वोत्तम नमूना है? तो वो आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था आपका राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है ये? आपका तमिलनाडु में। राजराज फर्स्ट किस वंश का था? तो चोल वंश का था। चोल वंश के साथ राजराज फर्स्ट ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस नदी किनारे है? किस नदी के किनारे? नदी का नाम क्या है? बैगई नदी। बैगई नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ भी कमाता है। तो यदि उसको स्कूटर की बिक्री से 7500 रुपये का लाभ होता है, ठीक है,
तो स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बताइए। देखिए लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का आप फ्रैक्शन जानते ही हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी 5 की चीज पर 1 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये तो मतलब हुआ 20% का लाभ, मतलब क्या? 5 रुपये की यदि कोई चीज है तो उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाभ कितने का हो रहा है? 7500 का। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7500। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 क्या है? लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर, यानी 5 रुपये पे 1 का लाभ हो रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 7500। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 7500, 5 गुणा 7500, यानी कि 37,500 रुपये। ठीक है, 37,500। ठीक है, इन 37,500 में क्या मिल गया? 5 यूनिट की वैल्यू। 5 यूनिट हमने क्या माना है? क्रय मूल्य। 5 पर 1 का लाभ होने का मतलब क्या है? क्रय मूल्य पे लाभ होता है ना, तो 5 क्या मान निकल के आया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर 7,500 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा निकल के आया 37,500। लाभ कितने का था? 7,500 का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 37,500 प्लस 7,500 बराबर कितना हो जाएगा? ये 45,000। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 45,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अब एक चीज बताइए कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमें क्या मिलता है? अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमें मिलता है विक्रय मूल्य, है ना। यदि मान लीजिए 100 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर हम 10% की छूट दे दें तो 90 रुपया निकल के आएगा। 90 रुपये हमारा क्या होगा? 90 रुपये में बेची जा रही हो चीज, 90 रुपये क्या हुआ? उसका विक्रय मूल्य हुआ। अब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। इन 10 की चीज पर 1 रुपये की छूट दी जा रही है, तो बेची कितने में जा रही होगी? वो 9 में बेची जा रही होगी। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हमारा कितना मिल गया? 45,000, जो किसके बराबर होगा? 9 यूनिट के बराबर। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 45,000 बट्टे में 9, यानी कि 5,000। पूछा क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 का गुणा कर दीजिए, मिल जाएगी 5,000 में 10 का गुणा करेंगे तो 50,000। ठीक है, यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। देखिए मैंने पहले क्या किया, मैंने आपका लाभ निकाला। ठीक है, लाभ तो दे ही रखा था, लाभ से क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ के विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य से क्या निकाला? अंकित मूल्य। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है, चलिए वो तरीका फिर किसी दिन बताते हैं। वैसे तो आप चाहो तो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल के भी वहां से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संज्ञा ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इन सबसे चौवन कैसे बन सकता है? इन सबसे चौवन कैसे बन सकता है वो देखिए। तो जैसे हम इन सबका वर्ग करके छोड़ते हैं तो हमें 54 मिल जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 4 और 9 13, 13 16 29 और 25 54, यानी सबका वर्ग करने पर हमें बीच वाली संख्या मिल रही है। इधर भी कर लीजिए। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का 196 और 15 का 225। इन सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? तो 9 6 15, 15 5 20 और 4 24 के 4 हासिल के 2, 6 और 9 15, 15 और 2 17 और 4 21, 21 और 2 23 हासिल के 2, 1 और 1 2, 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 734। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? ब्लॉक या भ्रंशोत, अवशिष्ट, संचित या फिर बलित? हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है आपकी बलित पर्वत श्रेणियों। ठीक है, नवीन श्रृंखला है और आपकी बलित पर्वत श्रेणी में आती है। देखिए हिमालय पर्वत में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो किस श्रेणी में है? तो माउंट, वो आपकी हिमालय की श्रेणी में ही है। ठीक है, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो भी आपकी यही है। नवीन कौन सी है? नवीन भी आपकी हिमालय ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त एक वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है, यानी वृत्त वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है और वृत्त के अंतर्गत 4 रूट 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज भी खींचा गया है। तो
तो सेंटीमीटर में वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए। वर्ग के विकर्ण की लंबाई देखिए, कोई एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत क्या है, वृत्त बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त बनाया गया और इस वृत्त के अंदर भी क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो 4√3 इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब ये एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में होगा। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट था, जो आपका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट था, उस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन में मैं आपको समझाया था कि किसी वृत्त में जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। ये वाली जीवा है, ठीक है, जीवा आप जानते होंगे। इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि यानी ये वाला जो कोण बनना है, वृत्त की परिधि पे बना कोण इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण का क्या होता है, दूना होता, सॉरी आधा होता है। ठीक है, यानी केंद्र पे बना कोण इसका दूना होता है, या फिर परिधि पे बना कोण इसका आधा होता है। यदि ये 60 का, तो कितने का होगा, 120 का होगा। किसका होगा, 120 का होगा। क्लियर। अब आगे देखिए, ये केंद्र है, ये परिधि है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। ये केंद्र है, ये परिधि है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपकी समान होंगी। यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, इसको हम मान लेते हैं ओ। यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, चलिए इसको भी नंबर डाल देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, इसका केंद्र क्या है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। तो त्रिभुज ओ बी सी में ये आर है भुजा, ये भी आर है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा तो है बीसी, जो कितनी है, 4√3 है। चलिए देखिए, ये वाला भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर बराबर होगी। बराबर क्यों, क्योंकि त्रिज्या। तो ये कोण 120 का, तो ये दोनों कोण कितने कितने का होंगे, आपको पता है। ये दोनों कोण पूरे कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 120 ये हो गया, ये दोनों का योग 60 बचेगा। दोनों समान समान है तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें, ठीक है, ये क्या करता है, केंद्र से जीवा पर लंब जब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि जीवा का आधा कर देता है। तो ये जीवा पूरी 4√3 की थी, तो इसका आधा ही कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब मैं इस त्रिभुज को यहाँ पे बनाता हूँ। ये कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, इसमें ये भुजा कितनी है, आर, ये भुजा कितनी है, आर। ये कोण कितने का, 120 अंश का। मैंने यहाँ से यहाँ पे लंब डाला है। ठीक है, तो इस भुजा को आधा कर देता है। ये पूरी भुजा 4√3 की थी, तो ये 2√3 हो गया, और ये भी 2√3 हो गया। ठीक है, ये कोण कितने का है, तो 30 अंश का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, अब ये क्या 30 का है और ये 90 का है। तो ये आपका लंब के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। ये 30 का है। ठीक है, अब cos 30, cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, 2√3, और कर्ण कितना है, आर। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती कितनी, √3/2। √3/2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 2√3/r, यानी √3/2 तो आपकी किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू होगी। तो √3/2 बराबर 2√3/r। √3 से √3 खत्म, एक बार कटेगा, आर का गुणा एक में होगा तो आर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। आर की वैल्यू कितनी मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई 4। यानी इस जो वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। और इस वृत्त का एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ पर। तो इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जब त्रिज्या आर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 4 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि ये आपका क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा, ये बिल्कुल बीचों बीच से क्या निकलेगा व्यास निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 8, यानी कि व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा r, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, वृत्त का व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि वृत्त का व्यास है वही तो इस वर्ग की भुजा है, जितना वृत्त का व्यास है उतनी वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा भी कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा था वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण पूछा था, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडरूट 2, भुजा अंडरूट, भुजा इंटू अंडरूट 2, भुजा कितनी है 8, 8 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 8 रूट 2, ठीक है 8 रूट 2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। 4 पुरुष और 4 स्त्रियां एक गोल मेज के चारों कोनों पर एक दूसरे के सम्मुख बैठी हैं। उनमें से कोई 2 पुरुष या 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठी हैं, 2 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठी हैं, और आपसे बोला है कि डब्लू बी की दाईं ओर है। तो पहले तो बनाते हैं इसका सर्किल। देखिए गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, कितने लोग हैं टोटल 8 लोग हैं, तो इस तरीके से बनाइए पहले। ठीक है 8 लोग हैं और ABCD और WXYZ, और कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठी हैं। पहली कंडीशन दे रखी है डब्लू बी की दाईं ओर है, मान लीजिए यहाँ डब्लू है और यहाँ पे बी है, तो डब्लू जो होगा बी की दाईं ओर होगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है बाई एक्स के सामने है और ए की बाईं ओर है। ठीक है, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, ना तो बाई है यहाँ पे, ना कहीं एक्स है, ना ए है, तथा सी जेड की दाईं ओर है। सी किसकी दाईं ओर है, सी जेड की दाईं ओर है, और तदनुसार वे 2 व्यक्ति कौन है जो डी के पास बैठे हुए हैं। अब देखिए आपको बोला कि बाई एक्स के सामने है, तो क्या बाई यहाँ पे आ सकता है, तो बाई एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यू एक्स और बाई जेड क्या है, ये क्या है, एक स्त्री है, कोई भी 2 स्त्री या फिर 2 पुरुष एक साथ नहीं आ सकते, तो आपका बाई यहाँ पे नहीं आ सकता। क्या बाई यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे बाई आ सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बाई के सामने एक्स आना चाहिए जो कि आपका बी है, बाई के सामने एक्स आना चाहिए जो कि डब्ल्यू है, बाई के सामने एक्स आना चाहिए, यदि यहाँ पे एक्स आएगा तो डब्ल्यू और एक्स साथ साथ हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पे बाई आ सकता है। तो बाई यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। हमने मान लिया यहाँ पे बाई है और यहाँ पे क्या है एक्स है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज होगा तो फिर देख लेंगे। बाई एक्स के सामने है और ए की बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है, ए की बाईं ओर है, तो एक आप हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तभी तो ए की बाईं ओर बाई आएगा। ठीक है, अब देखिए बाई यदि हम इसको बाई को इधर यहाँ मानते हैं तो यहाँ पे ए मानना पड़ता है, लेकिन पहले से यहाँ बी है, इसका मतलब हमने यहाँ पे सही माना है। ठीक है, अब देखिए आगे, सी जेड की दाईं ओर है, सी किसकी दाईं ओर है, सी जेड की दाईं ओर है, तो सी यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि जेड की दाईं ओर नहीं है, तो सी कहाँ पे आएगा यहाँ पे, जो कि जेड के दाईं ओर होगा। ठीक है, यदि अब क्या बचा आपका ABCD बचा, आपका डी कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, यानी सबके सब क्या हो गए फिट हो गए। पूछा क्या था कि डी के पास में कौन बैठे हैं, डी के पास कौन बैठा है, बाई और डब्ल्यू, बाई और डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बेसबॉल या फिर फुटबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9, फुटबॉल में 11 है, टेबल टेनिस में 2 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, अच्छा टेबल टेनिस में आपके 1 भी होता है और 2 भी होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि सिंगल सिंगल की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दे रखा है 2 और 3, दूसरी और तीसरी दे रखा है 5 और 8, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे दूसरी का अनुपात क्या है, पहली और दूसरी 3 है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी कितना है 5 है, तो जो भी दूसरी संख्या होगी वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी,
तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 3 से भी कट रहा है और 5 से कट रहा है। ये तो 5 से नहीं कट रहा, ये भी 5 से नहीं कट रहा, ये आपका 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, कन्नन उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर गया, फिर दाएं ओर मुड़कर 70 किलोमीटर गया, फिर से दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर गया। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में कितना गया 21 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 70 किलोमीटर गया, कितना गया 70 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। अब पूछा है अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, ये 10 है, ये यहाँ पे कितना है 21 है, ठीक है। पूछा ये दिशा कौन सी है, तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए, ये दिशा कौन सी होगी, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये कौन सी हो जाएगी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं और नर्तक, गायक भी होने चाहिए और नर्तक भी होने चाहिए। तो गोला में आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए। गोला त्रिभुज में आपके दो आ रहे हैं, एफ भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, एफ बी आर और डी बी आर। ऑप्शन चेक करिए, एफ आपका इसमें नहीं है, डी है आपका ऑप्शन में, तो ये आपका क्या है सही आंसर। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में, इन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना हो और संसद का कोई भी सदन किसमें ना हो, मतलब संसद का कोई भी सदन इसमें ना हो, जब जब सत्र चल रहा हो और सत्र ना चल रहा हो, मतलब जब सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिसकी वैधता कितनी होती है, तो अध्यादेश की वैधता होती है 6 माह और 6 सप्ताह, ठीक है, 6 माह 6 सप्ताह। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 6 माह मिल जाएगा, लेकिन 6 सप्ताह भी होता है, यानी कुल मिला के 6 महीने 42 दिन का टाइम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट, आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर, मॉनिटर पे भी आउटपुट है, प्रिंटर भी, प्रोजेक्टर भी, ये तीनों क्या है आउटपुट है, ये तीनों क्या है आउटपुट है, जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है वो आउटपुट होता है। जैसे जैसे कि मॉनिटर पे कुछ ना कुछ चीज़ हमें शो होती है, डाटा हमें प्राप्त किया जाता है डाटा, तो वहाँ से आपको उसका आउटपुट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किस भारतीय संस्थान के परिसर में किया गया, एम्स, भारत की संसद, भारत का सुप्रीम कोर्ट या फिर आईआईटी वाराणसी। आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन जो किया गया वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या हैं, वो आपके चेंज हो गए हैं अभी वर्तमान में, नए कौन बने, नए बने आपके संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज की भुजाओं को की क्रमागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनी आकृति सदैव होगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई टेढ़ा मेढ़ा सा चतुर्भुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दें, इसको 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 और इसको, इससे कौन सी आकृति मिलेगी हमको, तो इसको हमें जो आकृति मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये आपका क्या है, पहली आ गई, तो एक परिवार में ABCD एवं F 6 सदस्य हैं, समूह में 2 विवाहित युगल हैं, 2 विवाहित क्या है युगल हैं। पूछा है परिवार में 2 इंजीनियर, एक टीचर, एक समाजशास्त्री व 2 कलाकार हैं, दोनों इंजीनियर समलिंगी, दोनों इंजीनियर क्या है समलिंगी हैं, या तो पुरुष होंगे या फिर महिला। ए और सी का एक ही व्यवसाय है, टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है और कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है, कलाकार की किससे हुई है, महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। ये एक कलाकार है और ई एक पुरुष इंजीनियर है, ई क्या है एक पुरुष इंजीनियर है, दोनों ही क्या है अविवाहित है, ए भी अविवाहित है और ई भी अविवाहित है, एफ बी का पति है। टीचर के साथ किसकी शादी हुई है आपसे पूछा है, देखिए बनाते हैं इसका डायग्राम। देखिए ये 6 लोग हैं, A B C D E और F। अब देखिए क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट दे रखे हैं,
बोला कि जो एफ है वो बी का पति है। एफ क्या है? बी का पति है। एफ पति है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब स्त्रीलिंग और पॉजिटिव मतलब पुल्लिंग। बी और एफ क्या है? एक दूसरे के विवाहित है, मतलब यानी ये पति है और ये पत्नी। इससे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, बोला इसमें ए एक कलाकार है। ए क्या है? ए है कलाकार, ठीक है। और और क्या बोला है? ये एक पुरुष इंजीनियर है। ये एक पुरुष इंजीनियर है। ये इंजीनियर है और बोला ये पुरुष है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो दोनों ही क्या है? अविवाहित है। ए भी अविवाहित है और ई भी अविवाहित है, ठीक है। इससे ऊपर लाइन दे रखा है, टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है तथा एक कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है, ठीक है। चलिए, ए और सी का एक ही व्यवसाय, ए और सी का व्यवसाय क्या है? एक है, यानी सी भी क्या है? कलाकार है, ठीक है। अब आगे देखिए, परिवार में दो इंजीनियर हैं, एक टीचर है और एक समाजशास्त्री है, दो कलाकार हैं। दोनों इंजीनियर क्या है? समलिंगी। दोनों इंजीनियर एक ही मतलब लिंग वाले हैं, यानी कि या तो पुल्लिंग होंगे या फिर स्त्रीलिंग। अब आपको यहाँ पता चल गया कि इंजीनियर क्या है? ये पुरुष है। दूसरा इंजीनियर भी पुरुष ही होगा, ठीक है। और देखिए, इतना डेटा आपको दे रखा है। इस डेटा से आपका आंसर मिल सकता है क्या? टीचर के साथ किसकी शादी हुई है? टीचर के साथ किसकी शादी हुई है? वो तभी आपको यहाँ से नहीं मिल पाएगा। अब थोड़ी ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। क्या देखिए, टीचर के साथ किसकी शादी हुई है? आपको यहाँ बोला टीचर के साथ हुई है, ये बोल टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है। टीचर की शादी किसके साथ हुई है? इंजीनियर के साथ हुई है। और आपको इतने डेटा में से आपको इंजीनियर वाला डेटा दे रखा है पॉजिटिव। आपको यहाँ पे बोला है कि जो इंजीनियर हैं वो दोनों एक ही लिंग वाले हैं, यानी पॉजिटिव होंगे, तो ये कौन होगा? आपका इंजीनियर ही होगा, ठीक है। और किसी का तो डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा और तो कोई पॉजिटिव हो नहीं रहा। दूसरी बात, अभी इसको थोड़ा एक देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, ऑप्शन में मत लेते हैं। देखिए, टीचर की शादी क्या सी के साथ हो सकती है? सी तो क्या है? कलाकार है। या फिर टीचर की शादी किससे होनी चाहिए? इंजीनियर के साथ, तो ये तो नहीं होगा। क्या ए से हो सकती है? ए भी कलाकार है, नहीं हो सकती। क्या टीचर की शादी बी से हो सकती है? तो हो सकती है, क्योंकि बी भी क्या है? शादीशुदा है और एफ भी क्या है? शादीशुदा है। अब बात हो रही है टीचर की शादी किसके साथ हुई है? टीचर की शादी हुई है इंजीनियर के साथ। अब इन दोनों में इंजीनियर कौन है? इन दोनों में इंजीनियर आपका, यानी जो इंजीनियर ई का पॉजिटिव लिंग होगा वही तो इसका लिंग होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो एफ क्या हो जाएगा? इंजीनियर, और बी क्या हो जाएगी? टीचर। तो टीचर की शादी किससे हुई होगी? इंजीनियर से, जो कि कौन है? एफ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, चार जोड़े एक पार्टी में जाते हैं। सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी तथा सभी पुरुषों ने अलग अलग रंग की शर्ट पहन रखी है। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है। नीचे दिए गए सभी कथनों पर विचार करना, प्रश्न का उत्तर दें। रमा का विवाह रमेश से हुआ है, जिसने लाल रंग शर्ट पहन रखी है। पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है ने नीली रंग की साड़ी पहन रखी है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। देखिए, पहले बना लेते हैं इसका डेटा थोड़ा थोड़ा। रमा का विवाह किससे हुआ है? तो रमा का विवाह हुआ है रमेश से, जिसने लाल रंग शर्ट पहनी। कैसे रंग की शर्ट पहनी है? तो लाल रंग की शर्ट पहनी है, ठीक है। पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है ने नीली रंग साड़ी पहन रखी है। पूर्वी जो किसकी पत्नी है? अनूप की पत्नी नहीं है। कैसी शर्ट पहनी है? तो इसने पहनी है नीली, ये नीली साड़ी पहनी है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए आगे दे रखा है, संदेश की पत्नी मृणमयी। संदेश की पत्नी कौन है? संदेश की पत्नी है मृणमयी, ने पीली साड़ी नहीं पहनी है। इसने पीली साड़ी नहीं पहनी है, ठीक है। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है। विराज ने कैसे पहन रखी है? पीले रंग की शर्ट। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है, ठीक है। अब श्रेया का पति कौन है? श्रेया का पति कौन है? अनूप। श्रेया का पति कौन है? श्रेया का पत्नी अनूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, श्रेया का पति कौन हो जाएगा? अनूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे श्रेया का पति कौन है? श्रेया का पति अनूप है, जो एक ही रंग के शर्ट पहने हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में एक्स का स्थान 5 से 17वां है, जबकि वाई का स्थान दाएं से 14वां है।
यदि भी दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, इसमें x का स्थान कितना है? बाएं से 17वां है। बाईं तरफ से 17वें नंबर पे क्या है? x है। और जबकि बाई का स्थान दाईं से 14वां है। यदि भी दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। बाएं से 7वां होने का मतलब क्या हो? x का जो बाई है वो कहाँ पे होगा? वो इधर कहीं होगा, ठीक है? तभी तो इसका बाएं से 7वां बनेगा। तो बाई से, देखिए, बाई का स्थान दाएं से 14वां होने का मतलब क्या है कि जो बाई होगा वो यहाँ कहीं होगा, इधर से यहाँ पे कहीं होगा। बाई कौन से नंबर पर? 14वें नंबर पे। अब क्या है, जब भी अपने स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे तो आपका x आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बाई आ जाएगा, ठीक है? जब यहाँ पे x और यहाँ पे बाई आ जाता है तो x का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 7वां। x का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 7वां, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है? देखिए, अब आपको ये देखना है कि जो बाई का स्थान है, पहले जो बाई का स्थान था वो दाएं से 14वें स्थान पर है और वही स्थान x का बाईं तरफ से 7वां हो गया है। वही स्थान तो हुआ, वही स्थान x का बाईं से 7वां हो गया। जब बाई का इधर से 14वां स्थान था तो 14वें से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितने छात्र होंगे? तो 13 छात्र होंगे ना, तभी तो यहाँ 14वां बनेगा। तो 14वें छात्र से पहले पहले यहाँ पे कितने छात्र रहे होंगे? 13 छात्र रहे होंगे। अब x का बाएं से कितना स्थान है? तो x का बाएं से स्थान है 7वां। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र होंगे? तो 7 छात्र होंगे। 7 यहाँ से यहाँ तक हो गए और यहाँ से इधर कितने हो गए? 13 हो गए। तो कुल मिलाकर छात्र कितने हो गए? 7 + 13 यानी कि 20, ठीक है? इसका दूसरा तरीका क्या है? तो देखिए, ये जो बाई का स्थान दे रखा है दाईं तरफ से और x का स्थान बाईं तरफ से, 14 और ये 7, 14 + 7 माइनस के 1 कर दीजिए, बस 14 7 21 माइनस के 1 यानी कि 20। कुल छात्र कितने हो जाएंगे? तो 20। कैसे डायरेक्ट कैसे निकालना है? तो बाई का स्थान दाईं तरफ से और x का स्थान बाईं तरफ से। बाई का स्थान दाईं तरफ से कितना है? 20 है। x का स्थान कितना है बाईं तरफ से? तो 7 है। दोनों को जोड़ लीजिए, 21 में से 1 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 20, ठीक है? ये डायरेक्ट निकालने का, ये आपको समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जी मंडल, बी स्मिथ, जॉन टेलर या फिर महालनोबिस? तो भारत में रोलिंग प्लान कब से कब तक था? तो 1978 से 1980 तक था। किसके समय था? मोरारजी देसाई की सरकार के समय। मोरारजी देसाई के समय था, ठीक है? जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। किसने सुझाव दिया था? तो जी मंडल ने इसका सुझाव दिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि x के बराबर x बराबर √2 + 1 है, y बराबर 1 - के √2 है, तो x² + y² + xy की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो आपको दे रखा है कि x² + के y² + xy की वैल्यू पूछिए आपसे। तो ये तो हम इसमें xy और जोड़ते हैं और xy हम क्या करते हैं? इसमें से घटाते हैं। तो xy से xy कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये कितना बन जाएगा? यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका x² + के y² + के 2xy। ये आपका माइनस के xy हो ही जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस के xy, ठीक है? अब देखिए x की वैल्यू कितनी है? तो √2 + 1 है, √2 + 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 1 - के √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू कितनी है? तो √2 + 1, y की वैल्यू कितनी है? 1 - के √2, ठीक है? चलिए आगे देखिए, √2 से √2 खत्म, 1 + 1 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 माइनस √2 + 1 और 1 - के √2, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 + √2, ये हो जाएगा 1 - के √2, ठीक है? आगे देखिए, 4 माइनस के a + b, a - के b कितना होता है? a² - के b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - के 1 - के 2 यानी कि 4 - 1 - के 2 कितना होता है? माइनस के 1 होता है और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस, यानी 4 + 1 यानी कि 5।
कितना आंसर आएगा इसका? 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है और संगीता नाम की एक बहन है। ठीक है, जो जगदीश और विजय की माता है। हनीश जगदीश के मामा हैं, तो हनीश का कर्ण के साथ क्या संबंध होगा? हनीश का कर्ण कौन लगेगा? देखिए, सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है। सुनील का पुत्र कौन है? तो सुनील का पुत्र है कर्ण। ठीक है, और संगीता नाम की बहन है। संगीता कौन है? सुनील की बहन है। जो जगदीश और विजय की माता है, यानी संगीता के पुत्र कितने हैं? 2 पुत्र हैं। एक का नाम है जगदीश, एक का नाम है विजय। ठीक है, हनीश जगदीश का के मामा है। हनीश कौन है? जगदीश का मामा है। जगदीश का मामा होने का मतलब क्या है? मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो हनीश कौन हो जाएगा? संगीता का भाई, तभी तो जगदीश का मामा बनेगा। तो हनीश का कर्ण के साथ क्या संबंध है? यानी हनीश कर्ण का कौन लगेगा? तो कर्ण कौन, हनीश कौन है? तो कर्ण के पिता है सुनील, सुनील का भाई तो है हनीश, सुनील का भाई तो है बहन का भाई, यानी कि इसका भी भाई होगा। तो सुनील का भाई कौन हो जाएगा? हनीश। यानी पिता का भाई कौन होगा? पिता का भाई होता है चाचा या फिर ताऊ। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? चाचा दे रखा है। तो हनीश कर्ण का कौन लगेगा? तो चाचा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य, कैल्शियम सल्फेट तुल्य, मैग्नीशियम कार्बोनेट तुल्य या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो जल की कठोरता को किस में नापा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य में नापा जाता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण क्या होती है? जल की कठोरता होती है। फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा या फिर टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो ये होता है आपका टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्या होता है? गलनांक बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से इसका फिलामेंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है। कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी? जब ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जब एक दूसरे को पार करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? दूरी किसके बराबर होती है? दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी होती है। और चाल, सापेक्षिक चाल क्या बनती है? जब दोनों एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो सापेक्षिक चाल क्या होती है? इन दोनों का अंतर के बराबर होती है, दोनों की चालों के अंतर के बराबर होती है। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी आपकी 75, सॉरी यहाँ पे दे रखी है 68 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ दे रखी है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 68 माइनस के 50 कितना हो जाएगा आपका? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए किसमें? समय दे रखा सेकंड में, दूरी दे रखी है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से 18 खत्म, कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी चाल आ गई ट्रेन की, सापेक्षिक चाल निकल के आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूरी कितनी होगी? तो दूरी जब एक दूसरे को पार कर रही है, तो दूरी जो होती है वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर, 50 प्लस 75 यानी कि 125 मीटर। पूछा क्या है? समय। कितने समय में पार कर जाएगी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 125 मीटर। स्पीड कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 से काट दीजिए 125, कितने में कटेगा? 25 सेकंड। यानी कितना समय में पार कर दी एक दूसरे को? 25 सेकंड में पार कर दी। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है। आज रविवार है, तो पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज रविवार है और परसों मेरा बर्थडे है, तो परसों कौन सा दिन होगा? मंगलवार। परसों का मतलब क्या होता है? कल के बाद, यानी कि आज संडे है, कल क्या हुआ? मंडे, परसों क्या हुआ? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, यानी मेरा जन्मदिन किस दिन है? मंगलवार को है। पूछा क्या है आपसे? बोला अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है, तो पर्व के अगले दिन मंगलवार को क्या है? मेरा बर्थडे। अगले अगले जो सप्ताह पर्व है वो भी मेरे मतलब उसी दिन है, तो पर्व किस दिन होगा? मंगलवार को। पूछा मंगलवार पर्व के अगले दिन, तो पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार का अगला दिन कितना हो जाएगा? +1 कर दीजिए, यानी कि बुधवार। अगला दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर 3।
हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। तो जब बल्ब जो फ्यूज लगे होते हैं घरों में, वो कब पिघलते हैं? जब बहुत तेज लाइट आती है, यानी बिजली जो आती है, करंट जो आती है, वो बहुत तेज आती है, तब क्या होता है? वो पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से जो सामान की हानि नहीं होती है। तो वो किसके लिए होते हैं? विद्युत धारा को डिस्कनेक्ट करने के लिए, परिपथ को तोड़ने के लिए होते हैं। तो वो कब टूटते हैं? जब विद्युत धारा होती है वो बहुत तेज आती है। जब धारा में क्या होती है? अचानक वृद्धि होती है, तब वो फ्यूज क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 60% छात्र गणित में पढ़ते हैं, 55% छात्र रसायन में पढ़ते हैं। यदि 25% दोनों विषयों में पढ़ते हैं, तो आपसे पूछा है कि ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो गणित पढ़ते हैं ना ही रसायन पढ़ते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपका मैथ वाले यानी गणित वाले हो गए, और ये आपके केमिस्ट्री वाले रसायन वाले हो गए। दोनों विषयों में कितने पढ़ते हैं? तो 25%, तो 25 बीच में आ जाएगा। और गणित में कितने पढ़ते हैं? 60%। चूंकि ये दोनों वाला भी गणित का हिस्सा है, तो सिर्फ गणित में पढ़ने वाले कितने होंगे? 60 में से 25 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो 35%। ठीक है। केमिस्ट्री में कितने पढ़ते हैं? 55%। तो ये केमिस्ट्री का भी हिस्सा है 25। 55 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 30%। कुल मिला के पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए? दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चे हो गए 35 प्लस 25 प्लस के 30, कितना हो जाएगा आपका? ये 90%। यानी दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 90%। आपसे पूछा क्या है? ऐसे छात्रों की संख्या बताइए तो जो ना तो गणित पढ़ते हैं ना ही रसायन। तो दोनों को ना पढ़ने वाले कितने होंगे? दोनों को ना पढ़ने वाले टोटल बच्चे होते हैं 100। 100 में से दोनों को पढ़ने वाले घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट है, औषधियों में स्वापक एनीस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ईथर, ईथर और अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, या फिर क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl3। ठीक है। तो इसका प्रयोग किया था क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य कारण क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 3, जो कि किस में निकलता था? रेफ्रिजरेटर वगैरह में। रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, प्रशीतक वगैरह में से निकलती थी ये वाली गैस, जिस पर अब क्या कर दिया? रोक लगा दी है सरकार ने, इन चीज़ों पे रोक लगा दी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है? ओजोन परत का अपक्षय होता था। बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समता मंडल में। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है, मोटाई को किस में नापा जाता है? मोटाई नापी जाती है डॉप्सन में। आपसे पूछा था कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से द नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ, झुंपा लाहिरी, किरण देसाई, या फिर शोभा डे। तो द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं आपकी झुंपा लाहिरी, जिनको सन 2000 में बोगा पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 15 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तब उतने ही यंत्रों को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? आपने वो MDH वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। M1 यानी पहले कितने आदमी हैं? तो 12 श्रमिक हैं, कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन। कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे। काम कितना कर रहे हैं? कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं, मान लेते हैं 1 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। M2 दूसरे कंडीशन में आदमी कितने हैं? 15। कितने दिन काम करते हैं? दिन आपसे पूछे, मान लेते हैं H2 घंटे कितने हैं? 8।
और जितना काम पहले करें उतना ही काम अब कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट ही काम कर रहे हैं। बस इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 से 15 खत्म, ठीक है। और 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 5 बार, 5 तिया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाता है? बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं? सभी को पता होगा, 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई को क्या मानते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए इसके बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य हैं। यानी आपको मिश्रित ग्रंथि पूछी है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मैंने बताया हुआ है आपको मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मिश्रित ग्रंथि का नाम है आपका अग्न्याशय। कौन सी है? अग्न्याशय। इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और इसी से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन इसी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और इसी ग्रंथि से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक रस भी निकलता है। पूर्ण पाचक रस भी इसी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लैट, LAT। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 हार्मोन, 3 अमाइलेज और 3 वो निकलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? एंजाइम। 3 एंजाइम निकलते हैं जिसको पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो इंसुलिन जो निकलता है वो पैनक्रियाज से निकलता है। और पैनक्रियाज की कौन सी कोशिका से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर की मात्रा को, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, जड़ रहित पौधा कौन सा? लेमना, केला, अदरक या फिर नींबू। आपको पता है अदरक क्या है? तना है। इसमें क्या होता है? इसमें जड़ नहीं होती है। तो जड़ रहित पौधा कौन सा हो जाएगा आपका? अदरक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/a प्लस b प्लस c है तो इसका मान क्या होगा? देखते हैं इसे। देखिए आपको समीकरण दे रखा है, एक वैल्यू चाहिए आपको तीनों की। तो ऐसे इसकी ऐसी इस तरह की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको? कोई वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। ऐसी वैल्यू मानिए कि जिससे आपका ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो आप a बराबर मान लीजिए 1 और b बराबर मान लीजिए -1। तो a बराबर 1, b बराबर -1 रखेंगे तो c बराबर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा? c बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 1, ठीक है। देखिए यदि हम a बराबर कितना रखेंगे? 1, तो 1/1। b बराबर कितना है? 1/-1। तो 1/1 और 1/-1 से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बच्चे कितना है? 1/1 बचेगा इधर। इधर क्या रखेगा? a बराबर 1, b बराबर -1। इससे ये खत्म हो जाएगा और c बराबर कितना बचेगा? 1। यानी कुल मिला के इस कंडीशन में आपका समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। तो a बराबर 1 रखेंगे, b बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और 0 गुणा हम किसी भी अंदर वाली संख्या में करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा आपका? ये 0 बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि ये दोनों तरफ साइड क्या हो जाए आपकी? बराबर हो जाए, ठीक है। आप कहेंगे 0 क्यों नहीं रख सकते? तो 0 हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट बन जाता है। तो 0 आप इसलिए नहीं रख सकते इसको। आपको जो भी वैल्यू रखनी होगी वो इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आप 2 वैल्यू रख लीजिए तो सी की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। तो सी की वैल्यू जो भी निकल के आएगी तो फिलहाल जो ए प्लस बी करोगे तो आपको 0 बन जाएगा। 0 गुणा किसी में करोगे तो आपका फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? टॉक्सिक क्या होता है? जहर होता है। तो जहर का संबंध किस, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा आपका? विषयों से, ठीक है। जहर से यानी कि विषयों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, भारत की किस जनजाति ने पहली बार 23 अप्रैल 2024 को भारत के ढारे में आम चुनाव में मतदान किया था? सोमपेन, मुंडा, संथाल या फिर भील। तो पहली बार मतदान किया था वो थी आपकी सोमपेन जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। सोमपेन और सेंटलीज, सेंटलीज जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? आपकी अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। ध्यान रखिएगा ये नाम फेमस है सोमपेन। सोमपेन जनजाति कहाँ मिलती है? आपकी अंडमान निकोबार में मिलती है। बात आ रही है मतदान की, तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? त्रिज्या क्या है? आर। इसके अंतर्गत अर्धवृत्त दे रखा है, उसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। देखिए कैसे बनेगा। ये आपका क्या है? मान लीजिए अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या है आर। आर का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर होगी। इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो जब हम अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि बड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? इस त्रिज्या के बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी इस तरीके से त्रिज्या ही बनी है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर, ठीक है। और आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये वाला कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। जब ये कोण 90 डिग्री का होगा तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, जिसका कर्ण कितना होगा? कर्ण होगा आपका आर प्लस आर, यानी कि 2r। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? लंब कितना हो जाएगा? तो आर हो जाएगा इसका लंब, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा लंब या फिर ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधा कितना दे रखा है इसका? आधा दे रखा है इसका 2r। और इस पर लंब कितना है? तो r सेंटीमीटर का लंब है। 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा? r इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए भी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। यदि हम इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो निकालें, तो एक की कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, यानी ए जो है वो 20 से 3 गुना कुशल है। यानी यदि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक निश्चित समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाता है। तो आपको ये भी पता होगा क्षमता का और समय का जो अनुपात होता है वो अलग अलग, मतलब उल्टा होता है। यदि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? 1:3। यानी यदि ये 3 काम को करने में 1 यूनिट समय ले रहा है, तो ये एक काम को करने में 3 यूनिट समय लेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात की दृष्टि से, तो यहाँ पे 1 यूनिट समय ले रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट समय ले रहा है। तो इससे कितना कम ले रहा है समय? इससे ये 2 यूनिट कम समय ले रहा है। कौन? ए। लेकिन एक्चुअल में कितने दिन कम ले रहा है? तो 60 दिन का कम समय ले रहा है। तो 2 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 दिन, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 90 दिन। 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 60/2, यानी कि 30 दिन मिल जाएगी। 1 की वैल्यू 30 दिन, तो 3 की वैल्यू 90 दिन। यानी कि उसी किसी कार्य को करने में ए को 30 दिन लग रहे हैं, तो बी को कितने दिन लग रहे होंगे? 90 दिन लग रहे होंगे, ठीक है। पूछा क्या है? वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे? अब दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 और 1 4 यूनिट काम करते हैं। और कुल काम है कितना? तो कुल काम हम कितना मानते हैं? 30 दिन और 90 दिन, यानी दोनों का एलसीएम। 30 दिन और 90 दिन का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 यूनिट। कुल काम कितना है? 90 यूनिट। इसको दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। तो कुल काम करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा कुल काम बट्टे में एक दिन में किया गया काम, 90/4। 90/4 कितना होता है? 22.5 दिन। यानी कुल काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 22.5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस विश्वविद्यालय को 5 जून 2024 को यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2025 में लगातार 13 वर्षों तक विश्व में सबसे महान बताया गया है? तो वो कौन सा? वो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, 17/31, 34/62 और 48/93 का लासा ज्ञात कीजिए। तो भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं? अंश का लासा बट्टे में हर का लासा। अंश का लासा बटे में हर का लासा, ये क्या होता है? भिन्न का लासा निकालने का फॉर्मूला होता है, हर का मासा, ठीक है। अब अंश कितना है? तो अंश है आपका 17, 34 और 48।
17, 34 और 48, इनका क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। और 31, 62 और 93 का क्या चाहिए आपको? एचसीएफ चाहिए। तो 17, 34 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए, एक तरीका तो आपका ये है कि आप इसमें चाहें तो भाग करके देख लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले में। नहीं तो आप इसका एलसीएम निकाल ही लीजिए। तो देखिए 17 और 34 का एलसीएम तो 34 ही होगा, और 34 और 48 का एलसीएम चाहिए आपको। 34 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 17, वही हो जाएगा आपका 48। अब 2 से भाग करेंगे, 48 कट जाएगा, बचे कितना? 17 बचेगा। 17 गुणा कर दीजिए 48 में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 गुणा 48 बटे में, और 31, 62 और 93 का मासा पर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 से 62 भी कट रहा है और 93 भी कट रहा है, बटे में आ जाएगा 31। 17 गुणा 48 कितना होता है? 17 8 136, हासिल के 13, 17 चौका 68 और 13 81, यानी कि 816 बटे 31। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है इसका? ऑप्शन की सहायता से चेक करना। देखिए 17, 34 और 48 का जो भी लासा होगा वो 17 से तो कटेगा ही कटेगा, और 17 से ना तो 802 कटता है, ना ही 804 कटता है, ना ही 912 कटता है, एक ही ऑप्शन कटता है 17 से। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यदि आपको एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है तब आप इसको भाग देके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जून 2024 में किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डे हेमरसॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया? विक्रम सिंह, नायक धनंजय कुमार सिंह, राम बिश्नोई या फिर जीत सिन्हा? तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला आपका नायक धनंजय कुमार सिंह को। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के सेक थीटा किसके बराबर होगा? तो आप देखिए साइन थीटा को आप ले सकते हो, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा को ले सकते हो आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और माइनस सेक थीटा ले सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉस थीटा तो हम कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटे में कॉस थीटा, कॉस थीटा से एक घात कम हो जाएगी, बचेगा कितना? माइनस के कॉस थीटा बचेगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया कोष्ठक 2003 के दौरान विभिन्न चीज के तहत कंपनी जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज के कुछ कुल व्ययों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है, प्रतिशत में दर्शा रहा है वितरण को, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है, यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 करोड़ है, ऋण कौन सा? ये वाला 2.5 करोड़ है, 17.5% की वैल्यू दे रखी है 2.5 करोड़। पूछा कि जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन करों और संशोधन एवं विकास पर खर्च की गई कुल राशि, कर, विज्ञापन और संशोधन एवं विकास। तो देखिए 2.4 करोड़ वैल्यू किसकी है? 17.5% की वैल्यू दे रखी है। पूछी किसकी है? इन तीनों की, यानी 15, 10, 25 और 5, 30% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यानी 17.5% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी? 2.45 करोड़। पूछा कितना है? 30% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये कितना है? इसके डबल से थोड़ा सा कम है, 7 दूनी 34 और 5, 7 दूनी 34 और 1 35, यानी कि इसके डबल से क्या है? थोड़ा सा कम है, तो इसके डबल से थोड़ा कम कर लीजिए। तो 2.45 डबल होता है आपका 4.4 इंटू 9, है ना, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 4.9 होता है। तो 4.9 से थोड़ा बहुत कम आएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, ठीक है, जो कि आपका किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्लियर? इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17.5 की वैल्यू इतनी है, 30 की वैल्यू कितनी होगी? 17.5 दूना होता है 35, 35 से थोड़ा कम है 30, तो इसका दूने से कम कर लीजिए, इसका दूना होगा 4.9, 4.9 से कम कर लीजिए, ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया वृत्त 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या कितनी है? 4000। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखिए डायग्राम क्या है, देखिए ये डायग्राम दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी, सी, ए तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पूरी 8 कंपनियों द्वारा कितने ट्रक बेचे गए? 4000, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था।
बी, सी, एफ और एच। बी, सी, एफ कितना है? तो बी है आपका 27, बी, सी, एफ और एच। एफ ये है और एच ये है। इन सबको जोड़िए, कितना है? 27 और 18 45, 45 और 7 52, 52 और 14 66। 66% इन कंपनियों द्वारा बेचे गए। पूछा है कि इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट? 8 कंपनी द्वारा कितने बेचे गए थे? 100%? नहीं, 4000 का मतलब पूरा 100% बेचे गए। इन्होंने कितने बेचे हैं? 66% बेचे हैं। कितने कम बेचे हैं? 66 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 34% कम बेचे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। चार विभिन्न कंपनियों ए, बी, सी, डी में पदार्थ P1, P2 और P3 की मात्रा प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। कौन सा पदार्थ सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया गया है? कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयोग किया गया है? P2, P1, P3, P2 या फिर P1? चेक कर लेते हैं। देखिए P1 चेक करते हैं। P1 कहाँ है? ये नीचे वाला। यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका कितना है? तो 6। सबको जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 12, 6 18। P1 कितना है? P1 है आपका 18। P2 चेक करते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। P2 है आपका 15। P3 चेक करते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। P3 कितना है? 16। सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका? P1 है। कौन सा है? P1। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए। उड़ीसा के किस वन को जैव विविधता वैसा स्थल घोषित किया गया? बायोडाइवर्सिटी वैसा स्थल किसको घोषित किया गया है? तो वो किया गया आपका, ऑप्शन है कोटागढ़, गुप्तेश्वर, देवरीगढ़ या फिर भितरकनिका। करेक्ट आंसर क्या है? गुप्तेश्वर। ठीक है, तो भितरकनिका भी आपका क्या है? उड़ीसा में ही है। और भितरकनिका किसके लिए फेमस है? कछुए के लिए। ठीक है, बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपकी एक आपकी चिल्का झील भी है। चिल्का झील जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? लैगून झील है। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कुछ अभिनेता गायक हैं। कुछ अभिनेता क्या है? गायक है। ठीक है, और सभी गायक क्या है? सभी गायक नर्तक है। सभी गायक क्या है? नर्तक है। इस तरीके से बनेगा डायग्राम। निष्कर्ष देखिए, कुछ अभिनेता नर्तक हैं तो कुछ अभिनेता नर्तक हैं, बिल्कुल बात सही है। कोई गायक अभिनेता नहीं है तो कोई गायक अभिनेता नहीं है, ये तो गलत है। कुछ तो है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 1 ठीक है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका। डीआरडीओ ने 13 मई 2024 को एआई संचालित निगरानी विद्युत प्रणाली और रडार प्रणाली के लिए किस आईआईटी के साथ भागीदारी की है? डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ भागीदारी की है? किसके लिए? एआई संचालित निगरानी विद्युत प्रणाली के लिए। बनारस, कानपुर, रुड़की या फिर भुवनेश्वर? तो किसके साथ की है? तो ये की है आपकी आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।